नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं इतिहास के एक ऐसे दौर में जिसे अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है, गुप्त काल। पर क्या वाकई ये नाम इस दौर के साथ पूरा न्याय करता है? आइए मिलकर इसका पता लगाते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि भाई किसी भी जमाने को गोल्डन एज बनाता क्या है? मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो उसे इतना खास बना देती हैं? क्या वो सिर्फ शानदार इमारतें हैं, या वो साहित्य जो दिलों को छू जाए, या फिर विज्ञान में कोई बहुत बड़ी खोज? अच्छा, तो हमारी जो भी जानकारी है वो सीधे सीधे इस लेख से आती है। यहीं पर गुप्त काल की उपलब्धियों का जिक्र है और इन्हीं को आधार बनाकर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला की। सोचिए, उस दौर की जो इमारतें हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमें उस समाज के बारे में क्या बताती हैं? तो देखिए, हमारी सोर्स बताते हैं कि गुप्त काल का आर्किटेक्चर 3 मेन चीजों में दिखता है। एक तो है चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, जैसे अजंता और बाघ की गुफाएं। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल मंदिर, और तीसरे हैं स्तूप, जैसे धम्मेक और मीरपुर खास में। और बात सिर्फ बनाने की नहीं थी, वो लोग कुछ नया भी कर रहे थे। उन्होंने एक बिल्कुल नई स्टाइल शुरू की जिसे कहते हैं नागर शैली। इसे शिखर शैली भी कहते हैं, मतलब मंदिर के ऊपर एक ऊंचा सा टॉवर। और यकीन मानिए, ये भारतीय मंदिर आर्किटेक्चर के लिए एक गेम चेंजर था। इस स्टाइल की सबसे बड़ी खास बात थी गर्भगृह। ये मंदिर के अंदर का वो सबसे अहम कमरा होता था जहां भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। मतलब सारा फोकस, सारी पूजा अर्चना का केंद्र अब ये गर्भगृह बन गया था। और अगर इस स्टाइल का सबसे बेस्ट, सबसे जबरदस्त उदाहरण देखना हो तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सोर्स में तो इसे सबसे ज्यादा सजा हुआ और खूबसूरती से बनाया गया गुप्त मंदिर कहा गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कलाकारी किस लेवल पर पहुंच चुकी थी। और ये सिर्फ आर्किटेक्चर की बात नहीं थी, ये धर्म में भी एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसी दौर में पहली बार विष्णु और शिव जैसे बड़े देवताओं की मूर्तियां मंदिरों के सेंटर में, यानी पूजा का मेन हिस्सा बन गई। चलिए अब इमारतों और पत्थरों की दुनिया से निकलकर शब्दों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि गुप्त काल में साहित्य यानी लिटरेचर में क्या कमाल हो रहा था। उस जमाने के लिटरेचर में गजब की वैरायटी थी। एक तरफ कालिदास का मेघदूतम है तो दूसरी तरफ शूद्रक का मृच्छकटिकम। और तो और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां और वात्स्यायन का कामसूत्र भी इसी दौर की देन है। मतलब हर तरह का लेखन हो रहा था। और कालिदास का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है ना? और देखिए जरा रेंज कितनी कमाल की है। एक तरफ है मृच्छकटिकम, जो एक गरीब आदमी और एक गुणी वेश्या की एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी है। और दूसरी तरफ है कामसूत्र, जो प्यार और सेक्स की कला पर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अहम कामों में से एक है। क्या जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। अच्छा, तो आर्किटेक्चर हो गया, लिटरेचर हो गया। अब आते हैं उस तीसरे पिलर पर जो किसी भी गोल्डन एज के लिए जरूरी है, और वो है साइंस और गणित में उनकी कमाल की तरक्की। नाम देखिए जरा, आर्यभट्ट जो एक महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। वराहमिहिर, वो भी एक जबरदस्त एस्ट्रोनॉमर थे। फिर मेडिसिन में धन्वंतरी और वाग्भट जैसे दिग्गज थे। यहां तक कि जानवरों के डॉक्टर यानी वेटरनरी साइंटिस्ट पालकाप्य भी थे। मतलब आसमान के तारों से लेकर इंसानों और जानवरों की सेहत तक हर फील्ड में काम हो रहा था। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आइडिया था, वो था जीरो, शून्य। आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञों ने ही दशमलव सिस्टम और जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। सोचिए, ये एक ऐसी खोज थी जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बिना ना आज का कंप्यूटर होता, ना कोई सैटेलाइट, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं। तो हमने आर्किटेक्चर देखा, लिटरेचर देखा, साइंस में उनकी कमाल की तरक्की देखी। अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। क्या ये सब मिलकर गुप्त काल को सच में एक स्वर्ण युग या गोल्डन एज बनाते हैं? देखिए, एक बात तो साफ है, गुप्त काल सिर्फ कुछ सालों की चमक धमक नहीं थी। ये एक ऐसा फाउंडेशनल दौर था, एक ऐसी नींव थी जिसके आइडियाज ने आने वाली सदियों को एक दिशा दी। चाहे वो मंदिर बनाने का तरीका हो, या कालजयी साहित्य, या फिर उनकी वैज्ञानिक खोजें, ये सब भारतीय और यहां तक कि ग्लोबल कल्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गए। तो इस चर्चा को हम यहीं एक सवाल पे छोड़ते हैं।
जरा सोचिए, उस जमाने की वो खोजें, वो इनोवेशन, चाहे वो मंदिरों का डिजाइन हो या फिर जीरो का कॉन्सेप्ट, उनमें से कितनी चीजें आज भी हमारी दुनिया में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गूंज रही हैं। सोचने वाली बात है ना?